खबरों के आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत कुछ छिपा होता है। इन परतों को आपके सामने एनालाइज कर हम लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जिन मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा है और सबसे प्रमुख है दिल्ली का मसला, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो अंतिम जमानत मिली हुई है उस पर 2 जून तक उन्हें सरेंडर करना है, जेल वापस जाना है। अब सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खराब तबीयत वाली याचिका को स्वीकारा नहीं है और उस पर सुनवाई भी नहीं की है, यानी कि 2 जून को तो जेल जाना पड़ेगा। लेकिन क्या इससे आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर खतरा पड़ने जा रहा है? इज दिस द एंड ऑफ आप? आपका द एंड है क्या? इस पर करेंगे चर्चा। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें अपने आप में एक दुनिया है। अगर उत्तर प्रदेश जीता तो देश जीता, यह कहावत यूं ही नहीं कही जाती। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के खेल में इस बार क्या क्या प्ले है, कहां कहां कौन सी चीज काम कर रही है, इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। फिर बात करेंगे इंडी अलायंस की। 1 जून को बैठक रखी गई। ममता बनर्जी ने कहा कि वो आ नहीं सकती क्योंकि 1 जून को मतदान होना है। बैठक से पहले ही जिस तरह की विरोधाभास सामने निकल कर आ रही है, एक तरफ तो इंडिया अलायंस ये दावा कर रहा है कि सरकार वो बना रहे हैं, दूसरी तरफ बैठक करने के लिए भी प्रॉब्लम है। यानी कि शुरुआत से प्रॉब्लम, आज भी प्रॉब्लम, तो कल भी रहेगी प्रॉब्लम। और फिर आखिर में आज एक ऐसी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे क्योंकि देश में जिस तरह से चुनाव का माहौल अब लगभग खत्म होने को आ रहा है। 1 जून को आखिरी दौर का मतदान है, 4 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो अब हर कोई अपना अपना आकलन लेकर सामने है। कोई एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बता रहा है, कोई कहता है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार है, कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी 250 के पास है। भाई क्या हो रहा है? इस बार चुनाव को लेकर इतनी गफलत क्यों है? कहां 370 और 400 की बात हो रही थी? क्या मसला है? इसे डिकोड कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें कोई राहत नहीं दी। अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग की थी अरविंद केजरीवाल ने। कहा गया था कि 7 से 8 किलो तक का उनका वजन घट चुका है और इस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ फैसला करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब जो स्थिति सामने निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले पर अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब अरविंद केजरीवाल को उनकी निचली अदालत में ही जाकर अपनी पेशकश रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ उनको एक रियायत के तौर पर दी गई मोहलत थी, उन्हें बेल नहीं दी गई थी। यानी कि अब एक तरह से तय माने कि अरविंद केजरीवाल जी को 2 जून को जेल जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि उनकी जमानत की मियाद 1 जून को खत्म हो गई है। अब ऐसे में एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस बारे में अभी नई रणनीति सामने आई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने से बचने के लिए हर तरह के हथकंडे को अपनाने के लिए तैयार हैं। उनके परम मित्र हैं अरविंद केजरीवाल जी के, उन्होंने भी इस पर कई तरह की बातें कहनी शुरू कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि कपिल मिश्रा ने क्या कहा है। जो खबर हमें मिल रही है उसके हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना लिया है। पहले चुनाव प्रचार और फिर जेल जाने से ठीक पहले बीमार। उनका प्लान यह है कि वो कभी भी चुनाव प्रचार के दौरान बेहोश होने, गिरने, बीमार पड़ने, इस तरह की कोई नौटंकी करेंगे। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई चुके हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे और बेल दे दी जाए। धूर्ततापूर्वक, छलपूर्वक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खिलवाड़ करने का प्लान है। तो कपिल मिश्रा ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि तबीयत खराब होने की बात महज एक बहाना है, एक जुमला है। अगर इतनी ही तबीयत खराब है तो चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं? और ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन है कि भाई जब आप इतनी ही खराब तबीयत से जूझ रहे हैं तो आप चुनाव प्रचार कैसे कर पा रहे हैं? और जेल जाने में क्या परहेज है? क्योंकि मियाद आपकी 2 जून को खत्म हो रही है। इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या आज आम आदमी पार्टी के पास एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है? यानी कि क्या आम आदमी पार्टी अपने एंड ऑफ द रोड पर खड़ी है? अब इसके बाद आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? सबसे पहले यह देखिए कि मुख्यमंत्री रहते
अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे रहे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। यह नैतिकता का आधार था जिसकी वजह से इस्तीफे की बात कही जा रही थी, अन्यथा संविधान के तहत इस्तीफे देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने इसी बात को गांठ बांधते हुए इस्तीफा नहीं दिया। अब सवाल यह है कि 2 जून को अगर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जेल चले जाएंगे तो मुख्यमंत्री के तौर पर ही जेल जाएंगे, क्योंकि इस्तीफा देके जाएंगे इसके संकेत अभी तक मिलते दिखाई नहीं दे रहे। तो अब जब जेल के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे तो जेल के भीतर से सरकार का कामकाज कौन संभालेगा, क्योंकि फिर तमाम पुराने नियम लागू हो जाएंगे। कोई भी फैसला कैबिनेट का जो होगा वो मुख्यमंत्री तक जब तक पहुंचे उसके ऊपर कई तरह के सवाल उठेंगे। इसके साथ साथ राज्यपाल भी कई तरह के सवाल उठाएंगे कि आप जेल के अंदर से ही सरकार कैसे चलाएंगे, कैबिनेट की मीटिंग कैसे होगी, तमाम तरह के सवाल सामने होंगे। इसके साथ साथ एक और घटना हो गई जो शायद अरविंद केजरीवाल के लिए अप्रत्याशित थी। राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला कई तरह की चुनौतियां लेकर आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा है। आम आदमी पार्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक विभू कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप है। वो फिलहाल जेल में है। आज ही उन्हें पुलिस रिमांड में भी भेज दिया गया है, यानी कि जांच अभी पुलिस और करेगी। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के मातहत यानी कि गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। जाहिर सी बात है यहां पर रिलैक्सेशन मिलने की स्थिति बहुत कम होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब सवाल यह उठने लगा है कि स्वाति मालीवाल का यह पूरा मामला कितने बड़े पैमाने पर अरविंद केजरीवाल की साख और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े करेगा। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव के तहत तो शायद स्वाति मालीवाल के मामले पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए तो दिल्ली के चुनाव, जो कि दिसंबर से एक तरह से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जनवरी 2025 में दिल्ली के चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसके लिए तो बड़ा मसला होगा। अब स्वाति मालीवाल ने अपने ऊपर किस किस तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा है कि देखिए, मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। यूट्यूबर ध्रुव राठी पर भी उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए और इसके साथ साथ हर मंच पर वो मुखर होकर बोल रही हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी मशीनरी आज स्वाति मालीवाल को तबाह और बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो एक बहुत अच्छी क्यूरेटेड छवि है, उस पर एक के बाद एक बड़ा बड़ा डेंट लग रहा है साहब। देखिए स्वाति मालीवाल कैसे बढ़ चढ़कर अरविंद केजरीवाल पर चढ़ाई कर रही है। कभी कोई डॉक्टर्ड वीडियो डालते हैं, कभी कोई सीसीटीवी फुटेज जो कि डॉक्टर्ड है वो डालते हैं, कभी कहते हैं बीजेपी का एजेंट है, कभी कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, कभी धमकाते हैं। तो कैसे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा? भाई, एक केस हुआ, उसके ऊपर मैंने कंप्लेंट फाइल करी, कंप्लेंट के ऊपर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन तो होने दो। आपने तो पूरी की पूरी आर्मी झोंक दी ये प्रूफ करने के लिए कि मैं तो झूठ बोल रही हूँ। तो जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनकी व्यक्तिगत साख और उसके साथ साथ जो कुछ हुआ है इस पूरे मसले पर, उस पर अब बड़ा सवाल रहा है। अब इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल जो कि अभी मैंने आपके सामने पहले रखा, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर चले जाएंगे, मुख्यमंत्री रहते हुए ही जेल के अंदर जाएंगे, तो पार्टी को कौन संभालेगा? अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर ही हैं। अब दिल्ली का क्या होगा? अब कौन संभालेगा आम आदमी पार्टी को? हमने देखा कि जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर थे, तो उस वक्त सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनके लिए एक फिलिंग द गैप का काम कर रही थी, स्टॉप गैप अरेंजमेंट जिसको कहते हैं, यानी कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी संभाल रही थी। तो क्या अब हम दिल्ली में बिहार की तर्ज पर राबड़ी देवी की सरकार बनते देखेंगे? यानी कि सवाल यह उठने लगा है कि क्या जिस तरह से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधानसभा का चुनाव लड़कर, उपचुनाव लड़कर मुख्यमंत्री पद पर अपने आप को आसीन करने की सोच रही हैं और जिसके जरिए हेमंत सोरेन अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, उसी रास्ते पर अरविंद केजरीवाल चलेंगे। और अगर ऐसा होगा और अगर सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आगे दिखाई देगी, तो यह भी आसान नहीं होगा साहब, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर 6 महीने तक तो रह सकता है, लेकिन उसके बाद चुनाव जीतना पड़ता है। अब अगर वो मुख्यमंत्री हाल फिलहाल बन जाती हैं, उसके बाद 6 महीने के अंदर में उनको चुनाव जीतना होगा। जैसे ही दिसंबर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की बात निकल कर आएगी, तो चुनाव आयोग अलग से कोई उपचुनाव कराएगा नहीं दिल्ली में। ऐसे में सुनीता केजरीवाल किस
हैसियत से उसके बाद मुख्यमंत्री के पद पर रह सकेंगी? तो ये बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ पार्टी के भीतर भी सुनीता केजरीवाल को लेकर कई तरह के सवाल उठेंगे। सबसे पहले सवाल तो ये उठेगा कि जब अरविंद केजरीवाल की सरपरस्ती में हर किसी ने यह मान लिया कि हां वो सबसे बड़े नेता हैं, तो क्या सुनीता केजरीवाल को संजय सिंह, उसके साथ साथ तमाम अन्य नेता, जितने बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, क्या ये सब मान लेंगे कि सुनीता केजरीवाल अब सबसे बड़ी नेता के तौर पर आम आदमी पार्टी की होंगी? चाहे आप संजय सिंह की बात कीजिए, राघव चड्ढा की बात कीजिए, आतिशी की बात कीजिए, सौरभ भारद्वाज की बात कीजिए, यहां तक कि स्वाति मालेवाल की बात कर लीजिए, इनको भी शायद इसी बात की लेकर बड़ी आपत्ति थी। तो सुनीता केजरीवाल को लेकर, लीडरशिप को लेकर कई तरह के सवाल उठेंगे और यह अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगा अरविंद केजरीवाल को संभालने के लिए। खुद तो जेल में होंगे, पत्नी अगर मुख्यमंत्री बन भी गई तो यहां पर भी स्थिति खराब हो रही है। जिस भ्रष्टाचार, जिस परिवारवाद, जिस तरह से एकाधिकार वाली पार्टी के खिलाफ मुखर विरोध करती रही आम आदमी पार्टी, आज उसी रास्ते पर अगर चलेगी तो दिल्ली की जनता अपना मास कनेक्ट क्या सुनीता केजरीवाल के साथ देखेगी या अरविंद केजरीवाल के साथ? आप खुद ही तय कर लीजिए। इसके बाद एक बड़ा सवाल यह खड़ा होगा कि पंजाब का क्या होगा। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, अपने आप में एक अच्छे बड़े नेता हैं, पंजाब को चला रहे हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि वो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री है। रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री का तगमा जब उनके ऊपर लग ही चुका है और लोकसभा के चुनाव में वो इसको लेकर जा रहे हैं, तो लोकसभा के चुनाव खत्म होने के बाद क्या वो इस तगमे को अपने पास लगे रहने देंगे कि पहले तो अरविंद केजरीवाल के पास रिमोट था, अब सुनीता केजरीवाल के पास रिमोट है? ये देखिए अपने आप में बड़ा सवाल हो सकता है। इसके साथ साथ पंजाब में 2 साल की एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ी होती चली जा रही है। इसके साथ साथ अब यह भी बात निकल कर आएगी कि क्या भगवंत मान के तमाम सहयोगी, उनके विधायक उनके पास एकजुट होकर रहेंगे? अगर फर्ज कीजिए कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर सरकार बना लेती है, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी में विद्रोह की स्थिति नहीं होगी जब अरविंद केजरीवाल खुद जेल में बैठे होंगे। तो यानी कि पार्टी के टूट के आसार बहुत जबरदस्त हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर होंगे। फिर सवाल होगा कि नवंबर के बाद से दिल्ली का जो चुनाव है वो अपने आप में विधानसभा का शुरू हो जाएगा। उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे तो फिर आखिरकार इस चुनाव को लीड कौन करेगा? क्या सुनीता केजरीवाल के नाम पर दिल्ली की जनता वोट करने को तैयार हो जाएगी? क्या कोई आउट ऑफ द बॉक्स फॉर्मूला ला पाएंगी सुनीता केजरीवाल, जिसके लिए चर्चित रहे हैं अरविंद केजरीवाल? यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और उसके साथ सबसे बड़ा सवाल तो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछेगी कि भाई आप जेल जा रहे हो, 2 जून से आप जेल के भीतर हो, दिल्ली का कामकाज कौन संभालेगा? किसकी जिम्मेदारी होगी दिल्ली को चलाने की? क्या एलजी ही दिल्ली की सरकार को चलाते दिखेंगे? और अगर ऐसा ही है तो फिर चुने हुए सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री की आवश्यकता ही क्यों है? कुल मिलाकर देखा जाए तो आज एक बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा होता दिखाई दे रहा है, जिसके लिए हम मिस्टर एनालाइजर में भारत 24 पहले ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल 2 जून को जेल पहुंचते हैं, उसके बाद जब तक वहां से रिहा नहीं हो पाते हैं, क्या इस बीच में आम आदमी पार्टी का चैप्टर क्लोज होने जा रहा है? क्या आम आदमी पार्टी अपने दी एंड की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के मसले एक के बाद एक बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। तो फिर स्थिति काफी डावाडोल होती है और इसी स्थिति के लिए हम आपके सामने अभी अवगत कर ये बता रहे हैं कि अब स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर आम आदमी पार्टी के लिए बननी जा रही है। आइए अब अपनी दूसरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरी रिपोर्ट आज जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 सीटों पर जिस भी पार्टी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया, वही उत्तर प्रदेश पर ही नहीं बल्कि देश पर भी राज करता है। और यह बात आज से नहीं, सदियों से भारत में प्रचलित है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह उपयुक्त पाया कि वो उत्तर प्रदेश में वाराणसी से अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत करें। आप तमाम प्रधानमंत्रियों को देखिए तो ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आए हैं और यही सफलता का राज भी माना जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखें
2014 में 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी 80 में से। यानी कि प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में मिलने से भारतीय जनता पार्टी के जो कैपेबिलिटी टू विन है उसमें बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ। 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर दोनों चुनावों में पारित किया और वो उसको दिलाने में उत्तर प्रदेश की सीटों की बड़ी भूमिका रही है। लिहाजा इस बार 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के इस पूरे कोड को वो अनकोड कर देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर ठीक वैसा ही प्रदर्शन रखेगी जैसा 2014 या 2019 में देखने को मिला। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना लक्ष्य 72-75 के ऊपर रखा है, 75+। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इससे क्यों ऐसा लक्ष्य रखा, यह समझना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो कास्ट कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश का है उसे बहुत जबरदस्त तरीके से साधा था। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन भी इसी आधार पर बड़े पैमाने पर किया था। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ओवरराइडिंग फैक्टर था, और वो ओवरराइडिंग फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के साथ साथ हिंदुत्व को एक ओवरराइडिंग थॉट प्रोसेस के तौर पर प्रस्तुत किया गया था, जहां पर राम मंदिर निर्माण से लेकर तमाम अन्य मुद्दे बहुत हावी रहे थे। इसकी वजह से जो जातीय समीकरण स्थानीय स्तर पर काम करता है वो 2014 में नहीं काम कर रहा था। 2019 में जातीय समीकरण को राष्ट्रवाद और हिंदू अखंडवाद ने बड़े पैमाने पर कॉम्प्रोमाइज करके खत्म कर दिया, वाइप आउट कर दिया। और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर 2014 और 2019 में जबरदस्त प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश में सामने आई। 2024 के चुनाव की शुरुआत में ही सबसे पहले हमने देखा जनवरी के महीने में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात सामने निकल कर आई। 22 जनवरी 2024 ये तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही, और वो इसलिए कि राम मंदिर निर्माण एक भारतीय जनता पार्टी का सपना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोगों की उम्मीद, आकांक्षा, एक उम्मीद की किरण थी कि राम मंदिर के निर्माण के साथ ही एक नया अध्याय, एक नया राम राज्य की परिकल्पना पूरे देश में संचालित हो। लेकिन चुनाव आते आते राम मंदिर का मुद्दा थोड़ा बहुत हल्का होता चला गया। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बहुत जबरदस्त मिसाल यहां पर थी, और वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा। ये दो चेहरे बड़े पैमाने पर ड्राइविंग फोर्स थे, और यही वजह थी कि आप पहले चरण में जब मतदान की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां क्या देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ दोनों ने अपने अपने अलग मोर्चे संभाले। प्रधानमंत्री ने विकास की बात की, प्रधानमंत्री ने देश की बात की, देश की संरचना की बात की, लाभार्थियों की बात की, सरकार के परफॉर्मेंस की बात की। और अगर आप योगी आदित्यनाथ को देखें तो उन्होंने अपने हार्डकोर एजेंडे को आगे रखा, अपने हिंदुत्व वोट बैंक को इंटैक्ट रखा और अपने योगी होने के अस्तित्व को पूरे तरीके से जनता के सामने रखा। एक डेडली कॉम्बिनेशन सामने था। लेकिन पहले फेज के चुनाव खत्म होते होते एक बात की सनद होने लगी, हल्की हल्की सुगबगाहट होने लगी कि आरएलडी को साथ लेने के बावजूद, क्योंकि जातीय समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से साथ देती है, आरएलडी को साथ लेने के बावजूद जातीय समीकरण हावी हो रहा है। कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है जो कि योगी मोदी की इस जोड़ी के साथ मिलकर जात के ऊपर एक बड़े पैमाने पर काम करके दिखा सके। जब तक दूसरे चरण का चुनाव शुरू हुआ और उसके बाद उसकी परिणति होने लगी तो हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई वाणियों में पाकिस्तान और उसके साथ साथ मुसलमान और तमाम तरह की बातें भी सामने आने लगी। जाहिर सी बात है, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने कोर एजेंडे पर आ गई, क्योंकि हिंदुत्व वोट बैंक को एकजुट करना और कास्ट फैक्टर को ओवरराइड करना बहुत आवश्यक था। लेकिन इसी समय एक बात सामने निकल कर आई, और वो ये कि मैदान में दो लोगों की चर्चा शुरू हो गई, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। अब आप सोचेंगे कि इन दो लड़कों के बारे में, जो कि 2017 में एक फेलियर जोड़ी थी। 2017 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी बिल्कुल फेलियर जोड़ी साबित हुए थे। कांग्रेस का हाथ साइकिल के साथ, लेकिन नहीं चल पाए। इसके बावजूद वहां जो स्थिति बनी दूसरे चरण के मतदान के बाद, ऐसा लगा कि जातीय समीकरण हावी होता दिख रहा है।
जाट और मुसलमान युक्ति की बात जो कि 2009 या उसके पहले के चुनाव में लोकसभा में दिखाई देती थी, वो बड़े पैमाने पर सामने आने लगी। और अब जोर शोर से इस बारे में चर्चा होने लगी कि क्या शेड्यूल कास्ट में भी अब डिवीजन हो रहा है और शेड्यूल कास्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर दो लड़कों के साथ आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक शेड्यूल कास्ट के इस हिस्से में सेंध लगा दी थी। देखिए 2014, 2019 और 2024 में एक चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी एससी कैटेगरी में बड़े पैमाने पर सेंध लगाई थी। नॉन यादव ओबीसी बड़े पैमाने पर बीजेपी के पास था। यादव भी टूटकर बीजेपी के पास आ चुका था बड़े पैमाने पर 2019 में। और उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट में नॉन जाटव, जो कि मायावती का वोट बैंक जाटव वोट बैंक है, उसके अलावा सारा वोट बैंक बड़े पैमाने पर बीजेपी के आसपास। ऐसा लग रहा था कि बीएसपी स्पॉइलर का काम करेगी और बीएसपी वोटों का डिवीजन करेगी, वोट कटवा पार्टी बनेगी। लेकिन बीएसपी का यह दाव चला नहीं। कम से कम दूसरे चरण से तीसरे चरण के बीच में आते आते यह बात स्पष्ट हो गई कि शेड्यूल कास्ट का वोट बट रहा है। और तीसरे चरण से जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आने लगी वो ये थी कि क्या संविधान में बदलाव हो सकता है, क्या आरक्षण बदला जा सकता है, उसके पैमाने बदले जा सकते हैं। और चौथे और पांचवें चरण तक आते आते आरक्षण में मुसलमानों को शामिल कर लिया गया। ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों के द्वारा की जा रही सेंधमारी बड़े पैमाने पर चुनावी मुद्दा बन गया। और यहीं से तीसरे चरण के बाद से दो लड़कों की जो पूरी जोड़ी है, इसकी रेलेवेंस बढ़ती चली गई और उत्तर प्रदेश का समीकरण अपने आप में अलग होता चला गया। इसके साथ साथ अब जब हम सातवें चरण के ठीक पहले बैठे हैं तो मैं बस इतना आपको बता दूं कि सातवें चरण में जातीय आधार ही सबसे बड़ा आधार है साहब। पूरे पूर्वांचल में छठे चरण में और सातवें चरण में मतदान का जो पूरा आधार रहा है वो जातीय समीकरण है। कौन सी जाति कहां किसके साथ सही बैठ रही है, कौन सी जाति किसको कितना वोट देख रही है, यही आज तमाम वोटिंग पैटर्न को डिसाइड कर रहा है। और यहां पर समाजवादी पार्टी का ये जो पैतरा है बड़ा जबरदस्त काम आया। समाजवादी पार्टी ने यादवों पर अपनी ओवर रिलायंस खत्म कर दी। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 यादवों को सीट दिया। इसमें से अधिकतम तो मुलायम सिंह परिवार के ही सदस्य हैं। उसके बाद गैर यादव ओबीसी में 27 उम्मीदवार हैं, सवर्ण में 11 उम्मीदवार हैं, 4 मुसलमान उम्मीदवार हैं और 15 दलित उम्मीदवार हैं। देखिए ये 15 दलित उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के लिए अपने आप में फर्स्ट है। 27 नॉन यादव उम्मीदवार ओबीसी कैटेगरी में बीजेपी के मुकाबले में समाजवादी पार्टी के लिए फर्स्ट है। इस आधार पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो जातीय समीकरण को साधने के लिए बड़े पैमाने पर कारगर होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप बीजेपी का समीकरण देखिए जो कि आमतौर पर 14 और 19 के पैटर्न को फॉलो करता है। भारतीय जनता पार्टी ने 34 उम्मीदवार उतारे सवर्णों के बीच में से। भारतीय जनता पार्टी ने गैर यादव ओबीसी को 24 सीटें दी हैं। 1 यादव उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का और शेड्यूल कास्ट 16 उम्मीदवार है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जो शेड्यूल कास्ट सीट रिजर्व्ड होती है उसमें यूपी में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 2014 और 19 दोनों में जबरदस्त रहा है। और वो इसलिए क्योंकि बीएसपी के नॉन जाटव वोट बैंक पर बड़े पैमाने पर बीजेपी का कब्जा रहा और यही वो वोट बैंक है जिसने लाभार्थी के तौर पर भी बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचाया है। इस बार का चुनाव अब बड़े पैमाने पर जातीय समीकरण पर आधारित होता चुनाव दिख रहा है, जिसकी वजह से दोनों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसे उम्मीद है कि उसकी जो सेंधमारी है तमाम इन जातीय आधारों पर वो पूरी तरीके से काम कर रही है क्योंकि 2 बार काम कर चुकी है और इस बार भी उन्होंने कहीं कोई लूप होल छोड़ा नहीं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं जिनको इस बात का भरोसा है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो बड़े पैमाने पर उनके पास आएगा और साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट की जो सेंधमारी या फिर बंटवारा है वो भी उनके साथ जुड़ता दिखेगा और मुसलमान वोट तो है ही। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं साहब। सही आकलन तो हम 4 तारीख के बाद कर पाएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 7वें चरण का मतदान इस बात को पूरे तरीके से स्थापित करेगा और कर सकता है कि जातीय आधार पर पूर्वांचल में मतदान हुआ है। यानी कि यह चुनाव 2014 और 2019 के मुकाबले बिल्कुल अलग है।
आइए आज की तीसरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इंडी अलायंस। इंडी अलायंस अपने आप में एक ऐसा अलायंस है जो कि शुरू होते ही धक्का धुक्की कर रहा था, जिसके पास कहीं कोई एजेंडा, कोई मैनिफेस्टो, कहीं कोई एका नहीं था, और अब चुनाव खत्म होने से पहले ही एक बार फिर से एक दूसरे से मार पिटाई, सिर पटौल शुरू हो चुकी है। साहब, समझ नहीं आता कि आखिरकार इंडी अलायंस के तमाम घटक दल करना क्या चाहते हैं। एक तरफ तो इंडी अलायंस के नेता एक से एक बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका जो आचरण है वो बिल्कुल अलग है। चलिए पहले दावों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा के चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। अभी उनका आधार क्या है भगवान जाने। अपने पार्टी परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा नहीं करते, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि बीजेपी को 150 सीटें ही मिलेंगी। अखिलेश यादव जी का कहना है कि बीजेपी की विदाई तय है, इंडिया ब्लॉक जीतेगा, 300 सीट के आसपास आई। चलिए, इनका अपना आंकड़ा है। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष, कहती हैं कि बीजेपी 200 क्रॉस नहीं करेगी, 195, 190 यहीं तक आकर खत्म। इंडिया अलायंस 315 सीटें लेकर आएगी, जीत हासिल करेगी और उसके साथ साथ अपनी सरकार बनाएगी। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के साथ और उसके बाद मुकेश सहनी के साथ घूमने के उनके काफी तजुर्बे और चीजें दिखाई दे रही। वो मछली भी खा रहे हैं, मटन भी खा रहे हैं, केक भी काट रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लेकर आ रही है, सरकार इनके बनने वाली है। साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका भी कहना है कि इंडिया गठबंधन 300 से कम सीटें जीतेगी ही नहीं, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। तो दावे इनके एक से एक बड़े बड़े हैं। अब जरा आचरण की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन एकजुट है? इस इंडिया गठबंधन में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में दो फाड़ है। कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने है, और टीएमसी कहती है कि हम बाहर से समर्थन देंगे, सरकार में शामिल होंगे कि नहीं इस पर हम डिसाइड करेंगे। लेफ्ट फ्रंट के साथ बंगाल में कांग्रेस लड़ाई कर रही है चुनाव, और उसके बाद अगर आप केरल में चले जाए तो लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस आमने सामने खड़े हो गए। तो इस तरह के कई विरोधाभास हैं, लेकिन ये विरोधाभास खुलकर तब सामने निकल कर आते हैं जब 1 जून को एक इंडी अलायंस की बैठक की प्रस्तावना सामने रखी जाती है। और इंडी अलायंस की इस बैठक की प्रस्तावना में सबसे पहले ममता बनर्जी ये बात निकल कर कहती हैं, और चुनाव के मैदान में कहती हैं साहब, कि हम तो नहीं आ पाएंगे 1 तारीख की बैठक में। बहुत महत्वपूर्ण है बंगाल का चुनाव, जब तक बंगाल का चुनाव खत्म नहीं हो जाता हम बंगाल छोड़कर, अपनी जनता को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। जरा देखिए ममता जी ने कहा क्या। और इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है, तो हम कैसे छोड़ के चले जाएगा। एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन, हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। अब ममता बनर्जी जिस तरीके से हिंदी बोलती हैं उसके आधार पर आप समझिए, हमको तो 1 तारीख को मीटिंग कर दिया इंडिया अलायंस, यानी कि तंज भर रही है। आप जरा देखिए इसको, इंडिया अलायंस ने बिना ममता बनर्जी से बात की हुई 1 तारीख को तय कर दिया कि भाई मीटिंग करेंगे। कैसे कर सकते हैं आप, जब खुद आपके तमाम गठबंधन के तमाम लोग एक साथ आने को तैयार नहीं हैं? यानी कि अभी जीत के दावों के साथ ही हर कोई अपने अपने एजेंडे को देखता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा सोचिए किस आधार पर यह तमाम बातें कही जा रही हैं। अगर मैं कुछ और तथ्य आपके सामने रखूं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडिया अलायंस के तमाम नेता जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के इस वोट शेयर को चुनौती दे सकते हैं? 2014 में बीजेपी का, एनडीए का वोट शेयर 31% था, यूपीए का 19.31%। 2019 में एनडीए का वोट शेयर 37.36% था, यूपीए का 19.49%। तो ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं किस आधार पर किए जा रहे हैं? और अगर इंडिया अलायंस अपनी बैठक बुलाती है और उसमें जो घटक दल हैं वही शामिल नहीं होते हैं, तो फिर आप समझिए कि कैसे ये अलायंस एक दूसरे के साथ रह सकता है। अब जरा मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस ने 1 जून को बैठक का प्रस्ताव क्यों रखा होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, वो 2 जून को जेल चले जाएंगे क्योंकि उनकी मियाद एक्सटेंड नहीं हुई है। तो 1 जून को अगर बैठक नहीं होगी तो 2 जून के बाद तो अरविंद केजरीवाल जी बैठक में शामिल हो ही नहीं सकते।
अब देखिए, इसी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की वजह से 1 जून को बैठक की बात कही गई, दूसरी तरफ 1 जून को ममता बनर्जी आ नहीं सकती, यानी कि अब विरोधाभास शुरू है। अब अरविंद केजरीवाल जी जरूरी क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल जी इंडी अलायंस की बैठक में जरूरी इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ बैठेगा और क्या अरविंद केजरीवाल को इग्नोर करने से पंजाब में कांग्रेस को नुकसान होगा, यह बड़ी चिंता थी कांग्रेस की। शायद यही वजह है कि 1 जून की बैठक रखी गई साहब, वरना क्या आवश्यकता थी, बाद में भी रखी जा सकती थी। अब तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं? जाहिर सी बात है, ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के बाद किस तरह के रुझान हो सकते हैं, इसका आकलन हर पार्टी अपने हिसाब से करती चली आई है। अगर आप इंडी अलायंस के आधार पर देखें तो ममता बनर्जी को शायद ये बात पहले से समझ में आ रही होगी कि हमें यह देखना चाहिए कि इंडी अलायंस की बैठक से पहले कि अलायंस का वोट शेयर और अलायंस की सीटें आती कितनी हैं। अगर कुछ दमदार बात होगी तभी तो बात करने का फायदा है, अन्यथा क्या फायदा होगा कि आप बैठक कर लें और उसके साथ साथ आपको इस बात का अंदाजा ही ना हो कि 4 जून को आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए। क्योंकि जो 1 जून को बैठक होने जा रही है, इस बैठक में चर्चा क्या होनी थी? इस बैठक में चर्चा यह होनी थी कि किस तरह से चुनाव के बाद सभी पार्टियां एक साथ आएंगी, जॉइंट मैनिफेस्टो किस तरीके से बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर किसका किसका नाम सामने रखा जा सकता है। ये तमाम मुद्दे विवादास्पद हैं क्योंकि हर इंडी अलायंस के गठबंधन को, हर इंडी अलायंस के जो पार्टनर हैं, उनके अपना अलग अलग मैनिफेस्टो है, अलग अलग वोट बैंक है, अलग अलग उम्मीदें हैं और प्रधानमंत्री की अलग अलग उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर देखिए तो इंडी अलायंस शुरू होने से पहले ही बैठी हुई थी। आज चुनाव खत्म होने के बाद बीच में चाहे जितना भी उत्साह निकले, चुनाव खत्म होने के साथ साथ प्रक्रिया खत्म ही हो रही है और उसके साथ ही इंडी अलायंस के सिर फुट अव्वल की तमाम तस्वीरें एक बार फिर सामने आ रही हैं।